दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ ही रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे लगातार। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एमसीक्यू लगातार एमसीक्यू लगातार आपके लिए एमसीक्यू लाया जा रहा है। आपको पता ही है, टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत आपके साथ बातचीत हुई है कल, तो आपको पता ही लग गया होगा समय का। और बाकी टेलीग्राम पे क्वेश्चन आपके लिए बीच बीच में आते ही रहेंगे। एग्जाम नजदीक आने वाला है। एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, यानी हल्के में ना लें। लाइटली बोले तो हल्के में ना लें, है ना। कहीं से भी पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे से पढ़ो, किसी और अगर भाई से भी आप पढ़ते हो तो मन लगा के पढ़ें। इस बार आपने कहीं से पढ़े, मेरे लिए मैसेज भेजना, सर मैं क्लर्क बन गया, बस फिनिश। उसके बाद कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। आप अपनी चेयर पे बैठो, बस कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आप अपनी चेयर पकड़ो और नेक्स्ट टाइम स्केल 1 की तैयारी करो, जो भी जहां भी आपका होता है ना। सैलरी में बहुत फर्क आता है, ये आपको बता देता हूँ मैं। और हम सैलरी के लिए नौकरी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ, आज का सेशन शुरू करता हूँ। वैसे खांसी भी हो रही है मेरे को, तो मैं माफी चाहता हूँ अगर बीच में कुछ हो गया होगा था ना आप लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन तो डेली अच्छे रहते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन लाते कहाँ से आप। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना आपको पता है ना कौन सी वाली होती है। स्वनिधि योजना आई थी जो, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, टू प्रोवाइड हाउस ऑफ होमलेस। की मतलब जो ये स्वनिधि योजना थी, ये ऑप्शन बोल रहा है पहला वाला, कि जिनके पास घर नहीं थी उनको घर देने के लिए आई थी। दूसरा ऑप्शन है, प्रोवाइड टू अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। कि जो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, जो रेडी वाले होते हैं, जो गलियों में रेडी लगाते हैं रोड पे ना, ये उनके लिए आई थी। तीसरा है ई बिजनेस, जो ई बिजनेस करते हैं ना, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कोई मार्केटिंग करता है, कोई कुछ करता है, उनके लिए आई थी। या एग्रीकल्चर के लिए आई थी। तो जो स्वनिधि योजना है वो आई थी ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड टू अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। जो स्ट्रीट वेंडर थे, जो गली वाले, ठेली वाले, रेडी वाले थे, उनके लिए ये आई थी। और ये आई थी जब कोरोना हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है भाई। स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए आई थी, यानी जो लोग रेडी ठेली वाले बेचारे जो लोग लगाते हैं, उनके लिए ये योजना आई थी। ठीक है। इतना प्यार से समझाता हूँ, स्पीड भी नहीं चलता हूँ। जब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तब मैं स्पीड चलता हूँ, जब क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब देखो, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, इसको बोलते हैं आत्मनिधि पीएम स्वनिधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, यानी इनको ऋण यानी लोन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया था। इनको लोन दिया जाता था, इनको 2-3 किस्तों में भी लोन दिया जाता था। पहले आपको दे दिया है, फिर वो जमा करेंगे, फिर नेक्स्ट दोबारा दिया जाता था उनको, है ना। ये योजना 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री, यानी MOHUA, हाउस एंड अर्बन अफेयर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। हाउस एंड अर्बन अफेयर बोले तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री। कई बार पेपर में आ जाता है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना किसने शुरू की, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री। लेकिन वहां पे इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होगा, वहां पे ये होगा हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च। कि पीएम स्वनिधि स्कीम को कब लॉन्च किया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है 1 जून 2020। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ पीएम मुद्रा स्कीम, जो प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्रीज, कि जो बड़ी इंडस्ट्रियां थी उनको सपोर्ट करना। दूसरा, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, कि जो छोटे एंटरप्राइज थे उनके लिए। या ऑफर टू एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन के लिए, और या हाउस लोन के लिए। तो आपको पता है जो पीएम मुद्रा लोन है वो आया था स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। प्रॉपर नाम आ रखा है तो आपने नाम पे टिक करना है। तो आपको पता ही है वहां पे शिशु आता है, किशोर आता है और तरुण आता है ना? ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है, देखो इसी को देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्राथमिक उद्देश्य छोटे सूक्ष्म को ऋण देना उपलब्ध कराना था। देखो स्मॉल है ना, स्मॉल और माइक्रो। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। देखो टाइम भी देख लो कि कब इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ओपन पर्सनल अकाउंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अकाउंट खोल सकता है? मतलब जो व्यक्तिगत अकाउंट है ना वो कौन खोल सकता है? पहला ऑप्शन है HUF। HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना? कभी फुल फॉर्म आएगी तो ये ध्यान रखना। अगला आता है फर्म। फर्म वाले होते हैं जो, एक होता है इंडिविजुअल जो खुद एक कस्टमर होता है, और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सब अपना पर्सनल अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कि सब इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा की फुल फॉर्म क्या है? पहले फेमा के बारे में बताया तो मैं, ये जो फेमा का जो एक्ट है ना वो 1999 में आया था, 1999 में आया था। ये आया था फॉरेन में एक्सचेंज करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए, है ना? 99 में ये इसको बोलते हैं एक्ट। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2000 में। तो फेमा कब का है? 2000 का। लेकिन एक्ट कब का है? 99 का। जब भी कोई भी सरकार द्वारा कोई काम किया जाता है सबसे पहले उसके लिए एक्ट बनता है। एक्ट के बाद उसको लागू तब किया जाता है। ठीक है, तो एक्ट 99 का। तो इसमें फेमा का पूर्ण रूप बता रहा था, देख क्या है। पहला ऑप्शन है फॉरेन एक्सरसाइज मैनेजमेंट अकाउंट। दूसरा है फॉरेन इक्विटी मैनेजमेंट एक्ट। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अकाउंट। और चौथा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन चेक अमाउंट और पे नेम और स्पेशल क्रॉसिंग आर चेंज्ड इज कॉल्ड। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, आपको बताता हूँ। मान लिया जाए ये चेक है, ठीक है, ये चेक है, ये चेक है। इस चेक पे नाम लिखा था पेई का, नाम लिखा है। नाम लिखने के बाद इसको चेंज कर दिया गया, इस पे क्रॉसिंग कर दी गई, इस पे अमाउंट बदली कर दिया गया। तो उस चेक को क्या कहा जाता है? जिसमें कोई फेरबदल होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लिक्विड अल्टरेशन। अगला है मटेरियल अल्टरेशन। अगला है फिजिकल अल्टरेशन। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है मटेरियल अल्टरेशन। देखो मैंने आपको वैसे बता दिया है, नीचे क्या लिखा है, जब किसी चेक पर राशि, अदाता का नाम या विशेष रेखांकन परिवर्तित किया जाता है तो उसे परिवर्तन कहा जाता है। जो परिवर्तन है ना, इस परिवर्तन को ही अल्टरेशन कहते हैं। बोलते हैं ना अल्टरनेटिव, बदली करना, कि अल्टरनेटिव थे वो दोनों, आपस में अल्टरनेटिव थे, तो इसको इसको कहते हैं बदली करना। ये मैंने हिंदी में इसी लिखा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन फॉर हार्वेस्टर इज द लोन अंडर, कि जो हार्वेस्टर लोन होता है ना, ऋण, वो किस लिए होता है? क्या काम है हार्वेस्टर लोन का? देखो हार्वेस्टर से तो आपको कुछ पता लग रहा होगा, तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ ना। पहला है हाउस लोन,
हार्वेस्टर के लिए, दूसरा है एजुकेशन लोन, और तीसरा होता है एग्री मशीनरी या फार्म मशीनरी, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो हार्वेस्टर होता है ना, एक्चुअली वो मशीनरों के लिए होता है। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए या कृषि के लिए। जो मशीनें होती है ना, कंबाइन वगैरह वगैरह, उनके लिए हार्वेस्टर का ऋण दिया जाता है। कई बार आपके लिए इस हार्वेस्टर की जगह यहाँ पर एग्री मशीनरी की जगह एग्रीकल्चर भी आएगा, तो आपको एग्रीकल्चर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए बस। हार्वेस्टर लोन कंबाइन हार्वेस्टर या हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए दिया जाता है। यह लोन किसानों को आसानी से पैसे जुटाने में मदद करता है। हार्वेस्टर लोन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी किसान होंगे ना, आपको तो क्या करना है, आपने तो पेपर निकालना है, लेकिन जो किसान कस्टमर होगा वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है आज का। शायद आपने सुना हो कि ना, कि हु इज द शेयर होल्डर फॉर आरआरबी। जो आरआरबी होती है ना, रीजनल, आरआरबी की फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक। जो ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक तो नहीं होते हो, ग्रामीण तो अलग होते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबी होते हैं ना, जो ग्रामीण टाइप होते हैं, जो वो शेयर धारक कौन होता है उनका। अब जैसे पहला क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि अगर आपका बैंक है, जो आप जिस भी बैंक से बिलोंग करते हैं, उसमें सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। सरकारी बैंक है ना, तो इसमें सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें सर, सरकार की हमारे बैंक में इतनी हिस्सेदारी है। मतलब रुपए में नहीं, कितना परसेंट हिस्सेदारी है आपने बताना है ना, कि आपके बैंक में सरकार की कितनी हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ पर हो रहे आरआरबी रीजनल, जो रूरल बैंक होते ग्रामीण टाइप, उनमें कितनी कैसे हिस्सेदारी होती है। देखो यहाँ पर तो सरकार की और बैंक की हिस्सेदारी होती है। जो आपके बैंक है उसमें एक सरकार की और बैंक की। लेकिन आरआरबी में ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है सेंटर स्पॉन्सर बैंक, दूसरा है सेंटर स्टेट और स्पॉन्सर बैंक, तीसरा है स्टेट प्लस स्पॉन्सर बैंक, और चौथा है ओनली इंडियन गवर्नमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि जो आरआरबी होती है ना, उसमें 3 की हिस्सेदारी होती है। आपके बैंक में 2 की, एक तो गवर्नमेंट की और एक बैंक की। लेकिन इसमें देखो, पहला है देखो सेंटर की, दूसरा है स्टेट की, और तीसरा है जो खुद स्पॉन्सर बैंक है। अब होती कितनी कितनी है वो बताता हूँ आपको, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा, क्या पता किसी भाई को पता भी हुआ है। कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेयर धारक भारत सरकार है, देखो पहला मैंने आपको बताया था। दूसरा राज्य सरकार है, और जो प्रायोजक बैंक है कुछ। और अगर मैं शेयर धारिता बताऊंगा, उसका क्या अनुपात है। देखो 50% तो गवर्नमेंट सरकार देती है, भारत सरकार। 15%, 15% देती है स्टेट, जिस स्टेट में वो है। और 35% कौन देता है, जो वो खुद बैंक है उसके शेयर 35% होता है मात्र। तो आपने मेरे को बताना है कि आपके बैंक में गवर्नमेंट की कितने शेयर है और आपके कितने शेयर है। आपका जो बैंक है उसके कितने शेयर है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना अवेलेबल, अधिकतम मैक्सिमम अटल पेंशन योजना में कितनी पेंशन है। पहला है 6,000 रुपए, दूसरा है 5,000, तीसरा है 10,000, और चौथा है 4,000। तो अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम जो पेंशन है वो है 5,000 रुपए मात्र। ये है प्रति मंथ। ठीक है, थोड़ा देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में क्या है। अटल पेंशन योजना के तहत जो एपीवाई, जहां पर आपको एपीवाई मिलेगा, वहां पे अटल पेंशन योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो नए होंगे, जोड़े होंगे, तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए। के तहत मिलने वाली अधिकतम पेंशन रुपए 5,000 रुपए प्रति माह है, और पेंशन की राशि निश्चित है। और यह ग्राहक द्वारा, अगर उसने अपना योगदान कैसे कर रखा है, उसके योगदान पर निर्भर करती है कि उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं। समझ गए भाई मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे
और समझना भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, विच पिन इज यूज ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। जब हम मोबाइल से अपनी ऐप चलाते हैं ना, बैंक की कोई ऐप चलाते हैं मोबाइल से, आपके बैंक की कोई अपनी ऐप होगी, तो उसमें जो पिन मांगा जाता है ऑथराइज पिन, उस पिन को क्या कहा जाता है? अब चुबाने वाली पिन नहीं है ना, वो पिन मांगता है ना 1 2 3 4 जो भी मांगता होगा वो, उस पिन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एम पिन, दूसरा ऑप्शन है यू पिन, तीसरा ऑप्शन है सी पिन और चौथा ऑप्शन है टी पिन। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि उसको कहा जाता है टी पिन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और सही लग रहे हैं तो देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ जिनको मौक नहीं मिल पा रहे लगातार। बस जो मतलब लगातार पढ़े जा रहे हैं रामायण की तरह, उनको मौक देने का नहीं मिल रहा है मौका, तो उनको आप अपने साथ जोड़ें। अपने अपने बैंकों के जितने भी सब स्टाफ हैं सबका भला होना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ, बाकी आपकी अपनी सोच है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्टिवेशन चार्ज ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट। कि निष्क्रिय खाते, अगर आपने कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है और उस खाते को दोबारा चालू करना है, तो उसको दोबारा चालू करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी? पहला ऑप्शन है 50 रुपए, दूसरा है 100 रुपए, तीसरा है 20 रुपए और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर आपका कोई भी अकाउंट इनऑपरेटिव है, यानी बंद है वो आपने लेन देन नहीं किया उसमें, और आप उसको दोबारा चालू करना चाहते हैं, तो उस पर आपको कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप कई बैंकों में देखोगे, शायद आपके बैंक में भी ये चीज होगी कि वहां पे 100 रुपए लगता है चार्ज, प्लस 18% जीएसटी। 100 रुपए चार्ज प्लस 18% जीएसटी, तो उसमें 118 रुपए देने पड़ते हैं जो भी जिसका इनऑपरेटिव अकाउंट होता है। लेकिन आरबीआई ने इनऑपरेटिव अकाउंट के लिए सख्त आदेश दे रखे हैं कि वो उसके लिए कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप मेरे को तुरंत मैसेज करोगे सर हम तो 118 रुपए देते हैं, आप अपनी ब्रांच में पता कर लीजिएगा कि इनऑपरेटिव अकाउंट के कितने रुपए पड़ते हैं चार्ज या पेनल्टी के रूप में, वो भी 118 बताएंगे अगर हम पढ़ते होंगे तो, लेकिन आरबीआई के द्वारा नहीं पढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, है ना, आपके ब्रांच के हिसाब से तो पढ़ते हैं, लेकिन वैसे मतलब आरबीआई ने मना कर रखा है। जब आरबीआई ने मना कर रखा है तो ये दोबारा उनको वैसे वापस कर दिए जाते हैं सिर्फ ये रुपए ना। बाकी आप ये तो ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या है। देखो अभी क्या लिखा है इसमें कि भारत में निष्क्रिय बैंक खाते को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, यह आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार। भाई आरबीआई ने जो डायरेक्शन दे रखी है उसके अनुसार आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच रेट नॉट डिसाइड बाय आरबीआई। कि इनमें से जो लिखे हैं कौन सा रेट आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। आरबीआई देखो रेट डिसाइड करता है ना, आता है ना रेट, परसों मैंने आपको पढ़ रहा था कि, चलो बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है एफडीआर फिक्स डिपॉजिट, दूसरा है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, तीसरा है रेपो रेट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। कि सबको नहीं करता है आरबीआई, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एफडीआर। फिक्स डिपॉजिट रेट होते हैं उनको तय करता है बैंक, जो भी ओन बैंक होता है स्वामित्व वाले बैंक, वो उसके रेट को तय करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं सीआरआर की, आपने मेरे को बताना भी इस साल करंट सीआरआर क्या है, सीआरआर रेट क्या है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने आपको बताया, आपने बताना सर सीआरआर इतना है, ठीक है। सीआरआर को आरबीआई, रेपो रेट को आरबीआई, और इनको आरबीआई जारी करता है, लेकिन जो एफडीआर है उनको आरबीआई जारी नहीं करता है। आपने मेरे को सीआरआर के बारे में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अंडर सीनियर सेविंग स्कीम? वरिष्ठ नागरिक होते हैं जो 60 साल के ऊपर वाले ना, वो अब एक स्कीम है, कौन सी? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसको बोलते हैं SCSSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एक छोटी स्कीम है, उसमें मैक्सिमम आप कितने रुपए तक जमा कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है 15 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 20 लाख और चौथा है 30 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 लाख। अब कई जो हमारे भाई साहब हैं वो बोलेंगे सर इसका आंसर तो 15 लाख है। पहले 15 लाख था, लेकिन अब बढ़ा दिया इसको 30 लाख कर दिया। ठीक है, इसको इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाल रखा है 30 लाख कर दिया है। आपने ये बताना है कि ये कितने साल तक के लिए ये स्कीम चालू कर रखी है सरकार ने। आपने मेरे को स्कीम बताना है कितने साल तक और मिनिमम कितना है, मिनिमम कितने रुपए जमा करवा सकते हैं। मैक्सिमम मैंने आपको 30 लाख बता दिया है, आपने ये बताना है कितने साल के लिए है और मिनिमम कितना है। ठीक है, देखते हैं नीचे क्या लिखा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए अधिकतम निवेश 30 लाख रुपए। पहले 15 थी, अब 30 हो गई है। हालांकि अधिकतम जमा राशि जमाकर्ता के सेवानिवृत्त लाभ की राशि भी हो सकती है जो भी कम हो। ठीक है भाई, और आपने ये बताना है कि मिनिमम कितना जमा करा सकते हैं और कितने साल के लिए। समझ गए दोस्तों, ये तो था आज का आपका सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, ये लगता हो हमारी क्लास, हमारा मॉक आपको अगर सही लगता है, आपको फायदा हो रहा हो, तो चैनल को लाइक करें। पहले तो सबसे पहले लाइक वाला बटन, फिर शेयर वाला और फिर सब्सक्राइब अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ तो। नहीं तो मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं वैसे लाइक शेयर करने के लिए, लेकिन अब सभी बोलते हैं तो मैं भी बोल ही देता हूँ ना। बाकी मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है यूट्यूबर का, कहाँ समय हमारे पास यूट्यूब चलाने का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो बाकी अब ये बचा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। अभी तो आपका सैटरडे आने वाला है खैर, और फिर उसके बाद संडे आ जाएगा ना। बाकी देखेंगे जैसे समय मिलेगा आपके लिए क्लासें आते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्ट होंगे तो क्लासें आएंगी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो क्लास भी कैसे आ सकती है ना, क्योंकि स्टूडेंट को देख के ही टीचर भी इंटरेस्ट लेता है पढ़ाने का। तो तब फिर देखेंगे बाद में। तो फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।